हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सम टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने इसके अगले वाला जो पार्ट है एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन 1 वीडियो, उसमें हमने देखा था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। मैं फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ कि फंक्शन किसे बोला जाता है। तो कि अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इधर लिखता हूं मैं, अगर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी पे, रिलेशन क्या होता है तो कि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इस रिलेशन को हम फंक्शन तभी बोल सकते हैं कि सेट ए के एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट में से एक एरो बाहर निकलना चाहिए, है ना। उसको बोलते हैं फंक्शन। तो हमने कई सारे फंक्शंस देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करा जाता है, कैसे डिफाइन करते हैं, वो देखते हैं। तो बच्चों, ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम लिखेंगे एफ फ्रॉम सेट आर टू आर। मतलब क्या कि ये जो फंक्शन है वो सेट आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, क्या है बच्चों यहाँ पे रियल नंबर, और सामने भी क्या है रियल नंबर। इतना पता चला? यस। अभी मैं यहाँ पे ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ कि फंक्शन एफ है, उसमें आप कोई एक्स इनपुट डालोगे इस रियल नंबर में से लेके, तो आउटपुट आपको एक्स ही मिलेगा। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि 2 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 2, तो एडिशन की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है जीरो। क्या आप 2 में जीरो ऐड करोगे तो 2 ही मिलेगा, इट सेल्फ मिलेगा। अगर मैं 5 में क्या ऐड करूंगा तो इट सेल्फ 5 मिलता है, तो आप बोलोगे जीरो। यानी कि जीरो आइडेंटिटी है एडिशन के लिए। वैसे मल्टीप्लिकेशन की भी आइडेंटिटी है, 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर 2 मिलेगा, तो आप लोग बोलोगे 1। यानी कि 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की। यानी कि कोई भी फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन कब बोला जाता है कि आप उसके साथ कुछ ऑपरेशन करो और आंसर आपको वो खुद मिले। यानी कि मैंने फंक्शन में x इनपुट किया तो आउटपुट x मिलता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब कि जो आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा कि आप उसको जो भी बोलोगे ना डिट्टो डिट्टो वही काम करेगा, है ना। मतलब कि आप उसे बोल दो कि ये 2 चैप्टर के एमसीक्यू करके आने हैं, तो सारे बच्चे नहीं करके आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो काम करते हैं जो सर बोलते हैं। वैसे फंक्शनों में भी एक ऐसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन कि जो भी आप इनपुट डालोगे कॉपी वही आउटपुट निकलेगा। अब मैं इस फंक्शन के डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या होगा, दूसरा बात करेंगे कोडोमेन। कोडोमेन तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो पीछे सेट है उसे ही कोडोमेन बोलते हैं आर। और हम बात करेंगे रेंज की। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि वो फंक्शन है सेट आर टू आर पे डिफाइंड है। यानी कि यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट होगा और यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट होगा। उसके ऊपर ये फंक्शन एफ अप्लाई हो रहा है और रियल नंबर में से कुछ वैल्यू लेते हैं जीरो, तो जीरो आप रखोगे कि एफ ऑफ जीरो पे इसमें जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट में से लेते हैं। यानी कि मैंने जीरो इनपुट करा तो इधर एक्स की जगह पे मैंने जीरो लिखा, तो इक्वल टू की सामने जहां जहां एक्स है वहां आएगा जीरो। तो यानी कि जीरो का आउटपुट जीरो मिला। अब रियल नंबर में तो -0.5 होता है, तो आप एफ ऑफ -0.5 इनपुट करते हो, -0.5 इनपुट करते हो तो वो ही खुद ही आउटपुट निकलेगा -0.5। लेकिन आप 0.5 इनपुट करते हो
तो आउटपुट भी 0.5 आएगा। आप इधर से 3 इनपुट करते हो तो आउटपुट भी 3 ही आएगा। जो इनपुट करते हो वही आउटपुट आता है। यानी कि रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर ले लो, उसका सामने एक ही एरो बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि ये फंक्शन है। तो डोमेन क्या होता था बच्चों? तो डोमेन ये होता था कि ये सेट में जितने नंबर है उसमें से एरो निकले वो। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि इसके एवरी एलिमेंट की इमेज होनी ही चाहिए। यानी कि डोमेन यहाँ पे जो लिखा है वो खुद सेट होगा आर, और इधर आर मतलब कि सारे नंबर में से एरो निकलने वाले हैं। रेंज क्या होता है? तो कि रेंज जो होता है ना वो को डोमेन का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है? सबसेट ऑफ को डोमेन। यानी कि को डोमेन में से ही आएगा उसका आंसर। मतलब जिस नंबर के ऊपर एरोज आते हैं ना, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट, इधर ऑर्डर पेयर क्या बना था? 0,0 -0.5 -0.5 3,3 ऐसा बना ना। यस, ये ऑर्डर पेयर है। तो सारे नंबर के ऊपर एरोज आएंगे तो रेंज भी क्या हो जाएगी उसकी? आर। पता चला? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है ग्राफ, ग्राफ भी देखते हैं तो ग्राफ कैसे होगा। तो बच्चों ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मैंने एक बात बोला था कि आप 12th खत्म करो या कॉलेज में जाओ, हर जगह पे याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स को क्या बोलना है? वाई, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, 10th स्टैंडर्ड याद करो। और लीनियर इक्वेशन यानी कि उसका जो ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए आपको? 2 पॉइंट। चलो मैंने x 0 लिया तो करस्पॉन्डिंग y भी 0 मिलेगा, y मैंने 1 लिया तो x भी कितना मिलेगा? 1। यानी कि आपके पास इधर भी पॉइंट तो थे ही। समझाता हूं मैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। 0,0 ऑर्डर पेयर में आता है कि नहीं आता है फंक्शन में? देख लो। तो 0,0 तो यहीं पे ही होगा। 1 2 3 लिख देता हूं मैं पहले। तो 0,0 तो ये था ही पॉइंट। दूसरा 3,3 मिला, 3,3, और इधर भी पॉइंट देखो 1,1। यानी कि इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। आप एक्स इनपुट डालोगे ये रियल नंबर में से तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्स आउटपुट मिलेगा वाई एक्सिस पे। जैसे ही मैं इसमें 2 इनपुट करता, ये x की जगह पे 2 इनपुट करता तो उसका आंसर मुझे क्या मिलता? y2। यानी कि ये x एक्सिस है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पूरा डोमेन। उसके जो आंसर आते हैं 3 का आंसर क्या मिला आपको? 3। तो y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है? पिछले वाला नंबर, यानी कि रेंज। तो आप चेक कर सकते हो इस स्ट्रेट लाइन पे पूरी, कोई भी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसके y एक्सिस का हर एक पॉइंट आएगा, नीचे भी आएगा। यानी कि y एक्सिस पूरी कवर होती है, यानी कि रेंज वो आर होगी, और x एक्सिस भी पूरी कवर होगी। कोई भी नंबर के लिए आपको ग्राफ मिलने वाला है आगे जाके ऊपर, जैसे दूर गए वहां से वो स्ट्रेट लाइन आई जाएगी, है ना। तो डोमेन में भी हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि डोमेन भी पूरी लाइन आर होगी। ये हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट देख लिया आइडेंटिटी फंक्शन का। बच्चों ये आइडेंटिटी फंक्शन में कहीं भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या देखना है बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा? तो कि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर पे। अब क्या? तो कि बच्चों कांस्टेंट यानी कि ये जो फंक्शन है उसमें से आप कोई भी एक इनपुट डालोगे लेकिन आउटपुट कोई फिक्स नंबर आएगा। सी में सपोज कर लेता, सी यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर है। मतलब कि वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, 1.5 समथिंग एक्सेट्रा, लेकिन वो कोई कांस्टेंट होगा। अब क्या? तो इसका हम एरो डायग्राम ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा? तो पहले सेट ऑफ रियल नंबर है तो मैं रियल नंबर ड्रॉ कर लेता हूँ, सामने भी रियल नंबर है
तो वहाँ पे भी रियल नंबर ड्रॉ कर लिया। और फंक्शन ए आर से ए आर पे डिफाइन है। इधर नंबर होते हैं 0, इधर -1, -2, 1, 2। सामने सपोज कोई नंबर है सी, तो आप f ऑफ 0 इनपुट डालोगे इस r में से, तो आउटपुट सामने r में से क्या आएगा, एक c ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है ना, वहां पे मैंने 0 रखा है, तो इक्वल टू के सामने जहां जहां x दिखता है वहां 0 पुट करना था, लेकिन इक्वल टू के सामने कहीं पे x दिख ही नहीं रहा है, तो c ही रहेगा। अब मैंने 1 इनपुट डाला, तो सामने जहां x दिख रहा है वहां पे 1 लिखना है, लेकिन x नहीं है। हमने 2 इनपुट करा तो भी आंसर C आया, यानी कि मैंने 0 लिया तो भी आंसर C आया, 1 लिया तो भी आंसर C आया, 2 लिया तो भी आंसर C आया। बात समझते हो? यस। अगर नेगेटिव -2 लेते तो भी आंसर क्या आने वाला था, C ही आने वाला था। यानी कि इसको अगर मैं एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या मिलेगा उसका ग्राफ, तो वो भी देख लेते हैं। यह है y एक्सिस और यह है x एक्सिस। y एक्सिस यानी कि y इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू को y बोलना है। पहले हम डोमेन की बात कर ले बच्चों, तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन यानी कि इतना याद रखो, ये पहले जो सेट है उसको बोलते हैं डोमेन, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की 1 इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 एलिमेंट में से एरो तो निकलेगा ही, यानी कि डोमेन R। को डोमेन जो पीछे सेट है वो, उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब मुझे रेंज आप कमेंट करके बताओ, रेंज क्या होगी, वीडियो पॉज करके कमेंट करो। अगर आपको रेंज का आंसर मिल जाता है तो वेरी गुड यार, आप लोग ज्यादा एक्टिव हो। रेंज की डेफिनेशन क्या है कि कोडोमेन में से जिस भी नंबर के ऊपर एरोज आते हैं ना, उसको बोलते हैं रेंज। तो इधर एक ही नंबर C पे एरो आ रहा है, तो उसको लिखना पड़ेगा सेट में, क्योंकि डोमेन भी एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन भी एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको कर्ली ब्रैकेट में मत कर देना बच्चों, क्योंकि R खुद एक रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर के सेट को, तो सेट C आएगा। अगर मैं C की वैल्यू कहीं पे यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो आप 1 इनपुट करोगे f ऑफ 1, तो x की जगह पे 1 लिखना है, सामने कहीं पे x दिख रहा है तो आप बोलोगे नहीं, तो मैं 5 ही रखूंगा, यानी कि 1,5। 2 लोगे तो भी 5 ही आंसर आएगा, 3 लोगे तो भी 5 आएगा। यानी कि अगर मैं उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जाऊं तो 1 लिया तो भी 5 आया, यानी कि 1,5, 2 लिया तो भी 5 आया, 2,5, 3 लिया तो भी 5 आया, यानी कि इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन। तो देख लो आप, एक कैसी लाइन आई, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू 5, यानी कि y इक्वल टू 5 का ग्राफ है ना। अब क्या, तो कि यहाँ पे आप देखो, ये हर एक पॉइंट के लिए x एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए वो y लाइन की इमेज आने वाली है ना। कोई भी नंबर लोगे तो y कितना मिलेगा, 5, 1.2 लोगे तो भी 5, माइनस नंबर लोगे तो भी आंसर 5, यानी कि x एक्सिस पूरी कवर होती है। तो x एक्सिस पूरी कवर होती है, यानी कि वो डोमेन वाली लाइन होती है। क्या होती है, डोमेन, तो डोमेन उसका R आएगा। अब बात करते हैं y एक्सिस कितनी कवर होती है, तो कि y एक्सिस में देखो यहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ नहीं है, सिर्फ ये एक पॉइंट के पास ही ग्राफ है पूरा, है ना। तो y यानी कि रेंज होता है, तो y में जो पॉइंट है, जो एक पॉइंट कवर होता है, कोई भी पॉइंट के लिए क्या आपको ग्राफ दिख रहा है, देख लो, नहीं दिख रहा, यानी कि 5 के पास ही सिर्फ ग्राफ आता है, यानी कि एक 5 आंसर ही कंसीडर होगा जो रेंज में आएगा। तो रेंज में हमने 5 लिया है, लेकिन कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है C। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। अगर ये दोनों फंक्शन में कहीं पे भी कंफ्यूजन, डाउट है, कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, तो कि जो फंक्शन है वो नॉर्मली रियल नंबर पे डिफाइन होता है। रियल नंबर पे डिफाइन मतलब क्या, तो कि f फ्रॉम R टू R,
इसका मतलब ऐसा बोला जाता है कि फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर, यानी कि फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर पे। क्लियर है? अब क्या, तो कि पॉलिनोमियल आप स्टैंडर्ड नंबर 10th में भी सीख के आए हो और 9th में भी करके आए हो। पॉलिनोमियल मतलब आप ऐसा लिखते थे ना कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax रेज टू n प्लस a1x रेज टू n, a2x रेज टू n माइनस 1 प्लस a3x रेज टू n माइनस 2 अप टू सो ऑन समथिंग, कोई कांस्टेंट नंबर होगा an। इसको पॉलिनोमियल बोलते थे। पॉलिनोमियल की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, तो कि कोई एक वेरिएबल उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा और वेरिएबल की पावर जो है वो कोई होल नंबर होगी, प्लस करके सेम टू सेम दूसरा टर्म होगा। दूसरा टर्म मतलब कि प्लस कोई कांस्टेंट एक्स वेरिएबल उसका कोई होल नंबर पावर, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इधर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इधर p की जगह पे कोई f फंक्शन है और कुछ नहीं, नोटेशन चेंज होगा। मतलब कि आप x की पावर मैक्सिमम 2 रखते हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप पावर 3 रखते हो मैक्सिमम तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और कुछ नहीं है, वो एक पॉलिनोमियल भी एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप कोई ऐसी एक पॉलिनोमियल ले लेते हो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो मैं जब x की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे एक आंसर मिलेगा, 2 लेता हूं तो भी कोई एक ही आंसर मिलता है, एक से ज्यादा आंसर आता नहीं है। मतलब कि मैंने इसमें 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, यानी कि 2 के लिए एक ही आंसर आता है, एक से ज्यादा नहीं आएगा। और एक कंपल्सरी आंसर आएगा आएगा और आएगा ही, इसीलिए ए एक रिलेशन है, वो बन चुका है फंक्शन। और इसमें ऑर्डर पेयर क्या आती है, 2 इनपुट डाला था 6 आउटपुट मिला, 2,6 उस फंक्शन का एलिमेंट। आया समझ में? अब दो एग्जांपल देखते हैं जो पॉलिनोमियल के ही है। एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल ही तो है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें आपको ए फिल करना है, फिल इन द बॉक्स, एंड आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है। बता देते हैं बच्चों। तो इधर जो भी लिखा है उसको अगर मैं एरो डायग्राम में ड्रॉ करूं तो आपको ज्यादा और इजीली समझ में आएगा। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सामने भी एक सेट होगा, वहां पे होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, और इसके ऊपर डिफाइन करके दिया हुआ है फंक्शन f। तो जैसे ही आप -4 इस फंक्शन में रखते हो तो फंक्शन क्या करेगा, तो आप जैसे ही इसमें -4 रखते हो तो वो सामने -4 का स्क्वायर करके भेजेगा। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16। तो मैंने इधर 16 लिखा ही नहीं, लेकिन नीचे 16 आएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी सेट ऑफ रियल नंबर है और वहां पे भी सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है और यहाँ पे भी रियल नंबर, पूरे के पूरे सारे होंगे, है ना। तो -4 का स्क्वायर सामने आएगा 16, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव आता है 9, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 4, -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रियल नंबर में से किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो सामने आंसर आएगा आएगा ही। इसका स्क्वायर होता है 16, -3 जैसे ही आपने x की जगह पे रखा तो -3 का स्क्वायर होता है 9, x की जगह पे -2 रखोगे, इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ -2, यानी कि -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी कि f ऑफ -2 कितना मिला 4, -1 का स्क्वायर 0, 1, 4, 9, 16, ये से आएगा, है ना। ओके, तो अभी हमें इधर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बच्चों, ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए। उसके बाद हम डोमेन रेंज की बात करेंगे। तो इधर हमें रहता हूं 0, 1,
2 3 4 5 6 अप टू 7 चलता जाएगा। इधर मैं लेता हूँ 2 2 के गैप, है ना, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 तो आ ही नहीं पाएगा, इतना लेता हूँ। ओके, अब -4 जब हमने इनपुट डाला था तो आउटपुट मिला था 16, यानी कि -4,16 एक ऑर्डर पेयर होगी, -3,9 एक ऑर्डर पेयर होगी, -2,4 एक ऑर्डर पेयर होगी, -1,1 0,0 1,1, ये सारी ऑर्डर पेयर है। ये जो होता है वो f ऑफ x होता है, यानी कि y, और ये x एक्सिस होती है, यानी कि -4,16 ये वाला पॉइंट होगा, -3,9 ये वाला पॉइंट होगा, -2,4 ये पॉइंट होगा, -1,1 ये पॉइंट होगा, 0,0 1,1 2, ये सारे पॉइंट को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। -3 का स्क्वायर होता है 9, +4 का 16, यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को ज्वाइन करूं तो मुझे इस टाइप का ग्राफ मिलने वाला है ना, और इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। और ये f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। सभी को क्लियर है? यस। तो यहां पे डोमेन रेंज की अगर हम बात करें बच्चों, डोमेन, तो डोमेन तो क्या होगा, क्योंकि डोमेन यानी कि इधर जो सेट है उन हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हमें मिलता ही है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी तो पूरा सेट आर आएगा। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में तो कोई डेफिनेशन जैसा है ही नहीं, जो पीछे सेट लिखा है वो कोडोमेन होता है आर। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज यानी कि वाई एक्सिस कितनी कवर होती है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेते थे उसका स्क्वायर करते थे, लेकिन वो स्क्वायर पॉजिटिव ही मिलता था। नेगेटिव कभी स्क्वायर होता है किसी का? नहीं। यानी कि नेगेटिव नंबर पे एरो कभी भी आने वाला नहीं है, और पॉजिटिव सारे नंबर आएंगे, है ना, सारे नंबर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, बाकी कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि 0 से लेके पॉजिटिव बहुत इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसा आएगा। दूसरी तरीके से लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर सारे पॉजिटिव, लेकिन इसमें 0 नहीं आता तो यूनियन करके 0 सेट को ऐड कर दो। आया समझ में? तो ये मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और उसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन दिखाया। सिमिलरली बात करते हैं अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो कि वो भी एक पॉलिनोमियल ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे भी सेट ऑफ रियल नंबर है, सामने भी सेट ऑफ रियल नंबर है, और फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इधर हो गए 0 -1 -2 -3 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब मैं x की वैल्यू इधर 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 0। -1 रखता हूं तो -1 का क्यूब कितना होता है? -1। -1 का आंसर -1। अब मैं -2 रखता हूं तो -2 का क्यूब -8 होता है, यानी कि आंसर आएगा -8। -3 का क्यूब -27। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, अप टू सोन ऐसे चलता ही जाएगा। अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो -3, -27, दूसरा है -2, -8, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 8, 3, 27, है ना। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों, ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो कि ये y एक्सिस है उसको हम बोलते हैं f ऑफ x, और इधर x एक्सिस को बोलते हैं खुद x, है ना। तो कि x यानी कि ये वाला, और f ऑफ x यानी कि वो आंसर आते हैं, वो रिप्रेजेंट करा देते हैं। इधर नंबर लिख दिया होता है वो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब इधर 3 जगह गैप लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 अप टू 1 चलता जाएगा। जैसे ही -3 का आंसर आया
लेकिन इधर माइनस वाले भी लिखने पड़ेगा, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24, -27, -3 रखा तो -27, यानी कि ये पॉइंट मिला। -2 रखा तो -8, -2 रखा तो -8, ये वाला मिला। -1 रखा तो -1, ये वाला, और 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 8, 3 रखा तो 27, यानी कि ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा। ये किसका ग्राफ है? f of x इज इक्वल टू x³ का ग्राफ है। सभी बच्चों को क्लियर है कैसे ग्राफ बने? अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। तो बात कर ले डोमेन, तो किसी भी नंबर को आप लोगे उसका क्यूब मिलता ही है, यानी कि हर एक नंबर की इमेज मिलने वाली है, तो यानी कि हर एक नंबर में से एरो बाहर निकलेगा, वो श्योरिटी है। बात करते हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन की तो कोई डेफिनेशन जैसा है ही नहीं, जो पीछे लिखा हुआ है सेट हो खुद। बात करते हैं रेंज की, जिन जिन नंबर के ऊपर एरोज आते हैं वो सारे नंबर है रेंज में आएंगे। तो इधर आप सोच रहे हो कि 2 के ऊपर तो एरो नहीं आता, आएगा बच्चों। इधर आप 2⁻⁴ वाला नंबर लेते हो, उसका क्यूब करते हो तो आंसर आएगा 2, क्योंकि इधर 2⁻⁴ नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर है इसलिए। यानी कि हर एक नंबर के ऊपर एरोज आने वाले हैं, तो रेंज भी क्या होगी? R। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट, रेशनल फंक्शन। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ लो। तो देखते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है? तो कि ये रेशनल नंबर की तरह ही है। रेशनल नंबर में क्या होता था? तो कि p/q होता है, वैसे ही रेशनल फंक्शन में h(x) डिवाइडेड बाय g(x) इस टाइप का फंक्शन होगा। मतलब क्या सर, नहीं समझे? तो देखो मैं समझाता हूँ कि कोई फंक्शन आपको ऐसा दिया गया होगा कि f(x) इज इक्वल टू, कोई ऊपर भी एक फंक्शन होगा और नीचे भी कोई एक फंक्शन होगा, तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, है ना, कि ऊपर x वाले टर्म होंगे और नीचे भी x वाले टर्म होंगे। लेकिन बच्चों ऐसे बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ है x+1 डिवाइडेड बाय x, है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। वो बात क्या याद रखनी है? तो कि आप नॉर्मली फंक्शन लेते हो r पे, r टू r, मतलब कि आप r में से एवरी एलिमेंट की इमेज मिलनी ही चाहिए सामने, है ना। वो फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अगर मैं इधर r में से x इक्वल टू 0 लेता हूँ और इसमें पुट करता हूँ, तो f(0) इज इक्वल टू 0+1 डिवाइडेड बाई 0, यानी कि डिवाइड में 0 हो गया, तो 0 डिवाइड में हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट डिफाइन है। तो आप अगर मैं इसका एरो डायग्राम ड्रॉ करने जाऊंगा तो r में तो 0 भी आता है, तो 0 में से एरो बाहर ही नहीं निकलता। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट में से सिंगल एरोज निकलने चाहिए, लेकिन 0 में से एरो बाहर निकलता नहीं है। अगर 0 में से एरो नहीं बाहर निकलता है तो इसको फंक्शन ही नहीं बोलेंगे। तो मुझे अगर इसको फंक्शन बनाना है कुछ भी करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस r को लिखना पड़ेगा कि पूरा r नहीं, आप r में से 0 को हटा के सोच लो। पूरा r हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। अगर मैं इधर पूरा r लिखता हूं तो फंक्शन ही नहीं है। तो मैंने r में से 0 को माइनस कर दिया। अब a वाले सेट में से कोई भी नंबर लेते हो तो उसमें इसको रखोगे तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। बात समझ में आई? बस उतना हमें याद रखना है। वो तो आगे जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे ना, वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। अभी इसको एज अ पेंडिंग समझ लो। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि f फ्रॉम r-0 टू r। सर अभी तक तो r टू r था, इधर क्यों r-0 लिखा? तो लिखने का एक पीछे एक रीजन है। इधर फंक्शन क्या डिफाइन करके दिया हुआ है? f(x) इक्वल टू 1/x। तो x ऐसा क्या रखोगे कि आंसर नॉट डिफाइन होगा? तो आप 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो मैं इधर x की जगह पे 0 के अलावा कोई भी नंबर ले सकता हूं। तो 0 के अलावा कोई भी नंबर, तो r में से 0 को माइनस कर दिया,
यानी कि अब ऐसा सेट है कि आप कोई भी नंबर लेते हो उसका एक आउटपुट आएगा, लेकिन जीरो के लिए नहीं आता था। अगर जीरो के लिए एरो ही नहीं निकलता तो उसको हम फंक्शन बोलते नहीं है। ठीक है, चलो इतना सबको समझ में आया। अब क्या, तो इसी फंक्शन का एक टेबल हमें फिलअप करना है और उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों मैं टेबल फिलअप करवाता हूँ कैसे। तो देखो, आपको x की जगह पे कितना लेना है, -2। तो f ऑफ -2 रखोगे तो जहां जहां x दिख रहा है वहां -2 रखो, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 होता है, लेकिन वो माइनस है यानी कि माइनस। अब जब आप f ऑफ -1/5 रखोगे 1.5, तो 1 डिवाइडेड बाई -1.5, पॉइंट को हटाना है तो ऊपर 10 आएगा और माइनस साइन, 2/5, 5 2 जा एंड 5 3 जा, और ये सोल्व करोगे तो कितना होगा 0.67। कैलकुलेटर से कर लो। अब -1/-1 मैं देख लेता हूँ आंसर क्या है, आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो फंक्शन में, है ना। 0.5 रखने पे आ जाता है 2, 1.67 एंड 1/2 यानी कि 0.5। अब इसी सारे पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट है ना वो क्या हो जाते हैं x, y, लेकिन हम y को क्या कंसीडर करते हैं f ऑफ x, यानी कि -2, -0.5। देखते कहाँ पे आएगा, दोनों नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है, -2, -0.5 यानी कि ये पॉइंट आएगा, है ना। अब -1.5 टू -6.5 सॉरी, है ना। अब -1 के साथ आएगा -1, -0.5 उसके साथ आएगा 2, -2, 0.25 यानी कि पॉजिटिव 0.25 का आंसर 2 है, नहीं 4 है, 4, 0.25 का आंसर क्या है 4, 0.5 यानी कि ये वाला उसका आंसर कितना है 2, 0.5 का आंसर कितना है 2, 1 का आंसर कितना है 1 का आंसर 1, 2 का आंसर 0.5, 2 का आंसर 0.5 और 1.5 का आंसर 6.25, ये वाला। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये ग्राफ मिलेगा, यानी कि ऐसे चलता चलता आएगा 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 और इसे घूम जाएगा नीचे, ऐसा होगा, और इसमें भी इस तरह से होगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। बस हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। इतना सबको समझ में आया है? यस। अगर हम डोमेन की बात करें तो ये तो उसका डोमेन है। रेंज क्या होगा, तो रेंज आप चेक कर सकते हो कि रेंज मतलब वाई एक्सिस जितना कवर होती है ना पूरा, तो वाई एक्सिस यहाँ से पूरी कवर होती है ग्राफ के लिए। देखो आप ए पॉइंट के लिए आंसर आएगा 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 आएगा, पूरी वाई एक्सिस कवर होगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो वो भी r-0 होगा, क्लियर है, क्योंकि वाई एक्सिस पूरी वाई एक्सिस पे एक जीरो के पास ही कोई ग्राफ नहीं है, बाकी कोई भी पॉइंट ले लो उसके पास ग्राफ होगा। ओके, वो सब तो ठीक है। आपको ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया वो समझ में आया, बस इतना क्लियर होना चाहिए। अभी 3 टाइप्स बाकी है फंक्शन के, और उसके ग्राफ देख लेते हैं, यानी कि हमारे लिए ये फंक्शन टॉपिक फिनिश हो जाएगा, बाद में सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो बच्चों ये मॉड्यूलस फंक्शन है ना, वो नाम ही गलत है, उसको गंगा नदी फंक्शन बोलना चाहिए। क्यों मैंने बोला गंगा नदी, तो आपने सुना होगा कि आप जो भी पाप वगैरह करते हो, तो अगर आप गंगा नदी में नहाने गए तो आपके पाप धुल जाते हैं। सही नहीं है ये, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना। तो ऐसे ही इसका भी ऐसा ही काम है। मतलब क्या, तो कि एक नदी है, एक नदी है, उसके अंदर अगर आप नेगेटिव चीज को डालते हो तो बाहर निकलता है, तो पॉजिटिव होके बाहर निकलता है। अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव नंबर डालते हो तो वो पॉजिटिव, अगर आपने पाप नहीं किए हैं और नदी में नहाने गए तो आप पाप लेके नहीं आओगे ना, जैसे हो पुण्य के साथ ही आओगे। अगर आपने कुछ नहीं किया है, पाप नहीं पुण्य नहीं, तो आप वैसे ही बाहर आ जाओगे। लेकिन एक काम यह है कि अगर आपने कुछ पाप वगैरह किया है, नेगेटिव हो, तो बाहर पॉजिटिव होके आओगे। तो यही काम है मॉड्यूलस फंक्शन का। तो किस तरह से डिफाइन है, तो फंक्शन जो है वो डिफाइन है f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r, और वो फंक्शन है f में अगर आप r में से कोई वैल्यू इनपुट करते हो
तो उसको वो पॉजिटिव बनाता है, तो उसको पॉजिटिव बनाता है। मतलब कि अगर मैं एरो डायग्राम से आपको उसको समझा दूं, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर पे ही डिफाइन है ये फंक्शन, है ना। ओके बच्चों, अब मैंने यहाँ पे रियल नंबर में 0 होता है, -1 होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 वगैरह वगैरह चलता ही जाएगा बच्चों, है ना। मेरी बात सही है? यस। तो चलो ज्वाइन करते हैं। x की जगह पे आप यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइन है, मैंने f में 0 रखा, f ऑफ 0, तो नदी में डाल देगा 0 को, कुछ पाप वगैरह नहीं किया है तो 0 ही आएगा। आपने -1 रख दिया फंक्शन में, तो नदी में -1 पड़ेगा, पॉजिटिव होके निकल जाएगा, यानी कि -1 का आंसर आया 1, 0 का आंसर आया 0। आपने -2 को डाल दिया तो उसको गंगा नदी फंक्शन में डालेगा मॉड्यूलस में, आंसर आएगा +2, माइनस का आंसर भी प्लस आया। +1 को अगर आप ना डाल रहे हो नदी के अंदर, उसने पुण्य ही किए हैं तो पुण्य के साथ ही बाहर आएगा, पाप लेके नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने इसमें 2 इनपुट किया, पॉजिटिव नंबर इनपुट करते हो ना तो पॉजिटिव आउटपुट आता है, 3 का आंसर 3, -3 का आंसर भी +3। आपको विजुअलाइज हो चुका होगा डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो मैं आपको बता ही देता हूँ डोमेन। कि डोमेन क्या होगा, तो क्या आप इधर से कोई भी नंबर लेते हो तो उसका आउटपुट आएगा ही आएगा, या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, 0 है तो 0। तो डोमेन आर होगा। कोडोमेन, सर ये कोई पूछने की बात है? कोडोमेन कब से आप पूछे ही जा रहे हो, छोड़ दो ना, क्यों, क्योंकि पिछले वाला सेट ही तो लिखना है। अब बात करते हैं रेंज की। अब ये आप बता दो कमेंट में तो मैं मान जाऊँ, लेकिन चीटिंग मत करना, मेरी बात सुनने के बाद कमेंट मत करो, पहले ही कर दो भाई रेंज का आंसर क्या है, मैं बता रहा हूँ आपने सुन लिया उसके बाद मत लिखना, ये फेयर नहीं है। रेंज क्या होगा? रेंज यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर लेते हो तो सामने पॉजिटिव आउटपुट ही देता है, आप देखो, एंड 0 भी देगा। 0 इज नॉट अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि 0 या तो पॉजिटिव आंसर ही दे रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 0 से लेके क्लोज इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट तक। मैंने ये बिग ब्रैकेट इसलिए किया है, 0 इंक्लूड है। इंटरवल हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, इसका मतलब क्या होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर सॉल्यूशन है उसके। ठीक है, अगर मैं उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ कैसा होगा तो देख लेते हैं ग्राफ भी उसका। वाई एक्सिस है हमारे लिए, तो वो क्या देगा, एफ ऑफ एक्स के आंसर, ये पिछले वाले सेट का आंसर देगा, और ये एक्स एक्सिस है जो है डोमेन, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू लेते हैं वो एक्स एक्सिस पे होता है। क्लियर है ना? यस। ये है 0 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2। बच्चों जैसे ही मैंने -2 लिया था, -2, तो आंसर मुझे क्या मिला था, +2, है ना। मैंने 1 लिया तो भी 1 मिला, -1 लिया तो भी आंसर 1 मिला, 0 लिया तो 0 आया। रिप्रेजेंट करते हैं -2, यानी कि ये वाला पॉइंट, -1, ये वाला पॉइंट देखो, -1, एंड 1, भी है, 0, भी है, 2, भी है। 3 लेते हो तो आंसर 3 आएगा, -3 लेते हो तो आंसर +3 आएगा, यानी कि ऐसा ग्राफ आएगा वी शेप में। कैसा आएगा? ऐसा वी शेप। ये याद रखना, मैं 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर 5 में यूज करवाऊंगा, डिफरेंशिएबल वाले चैप्टर में। तो ये मॉड्यूलस का जो भी ग्राफ है वो वी शेप में आता है, वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा आपको। क्लियर है? आप देख सकते हो वाई एक्सिस कितनी कवर होती है, तो देखो ग्राफ के लिए वाई एक्सिस कितनी कवर होती है, तो 0 से लेके ऊपर वाली कवर होती है, ये नीचे वाली वाई एक्सिस पे कहीं पे भी ग्राफ नहीं है, इसीलिए रेंज 0 to इनफाइनाइट होगा, और ये पूरी एक्सिस कवर होती है, देखो ग्राफ के लिए, है ना, इसीलिए डोमेन आर है। तो ये पूरा मैंने मॉड्यूलस फंक्शन समझाया है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर ये बढ़िया था, समझ में आया। अब देखते हैं सिग्नम फंक्शन, सिंघम फंक्शन नहीं,
अजय देवगन वाला नहीं है, सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन भी सिंपल है, वो भी डिफाइन करके दिया है, कहाँ से कहाँ, रियल नंबर टू रियल नंबर। लेकिन उसके कुछ वजूद है, रूल्स है, वो अपने रूल नहीं भूलता। मतलब क्या, क्योंकि क्या शादी हो जाती है ना मैरिज के बाद, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पे वाइफ कुछ भी बोले, हस्बैंड 3-4 आंसर देता है, सॉरी, या तो मेरी गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, अब से नहीं होगा, 3 आंसर ही देता है ना। वैसे सिग्नम फंक्शन का भी काम है क्या, तो कि वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो आर में से उसकी वाइफ कुछ भी बोलेगी तो ये फंक्शन आउटपुट सिर्फ 3 ही देगा, एक तो -1, 0 या तो 1। मतलब कि अगर मैंने इस रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं एंड 0 भी होता है, अगर उस रियल नंबर में से कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हो आप, यानी कि वो x है, वो 0 से लेस नंबर, 0 से लेस, 0 इधर है ना, 0 से लेस नंबर कोई भी आप लेते हो तो उसका आंसर देगा वो -1, इफ x इज इक्वल टू x लेस देन 0। 0 आंसर तब देगा कि आप 0 इनपुट डालोगे, और अगर आपने पॉजिटिव इनपुट डाला 0 से बड़े नंबर तो आंसर 1 देगा। सर नहीं समझ में आया, आप एग्जांपल दो, ये नहीं मजा आ रहा। चलो देखते हैं, इस रियल नंबर को मैं इधर रिप्रेजेंट करवा देता हूं, और इसके ऊपर हमने डिफाइन करके दिया हुआ है फंक्शन f। अब क्या, 0, -1, -2, -3, 1 2 3, इधर है 2 1 0 -1 -2, है ना। अब मैंने 0 इनपुट डाला, f ऑफ 0 लिया, क्या लिया मैंने बच्चों, 0। तो 0 जैसे इसमें डालूंगा मैं तो x0, यानी कि x0 कौन से कंडीशन में आएगा, 0 लेस देन 0 होता है नहीं, लेकिन 0 इक्वल टू 0 होता है, तो आउटपुट 0 आएगा। और एक, अगर मैंने -1 लिया तो -1 इधर रखूंगा, तो -1 0 से लेस है, हाँ है, तो आंसर क्या लेना है, f ऑफ x इक्वल टू -1। ओके, समझ में आ रहा है। अगर f ऑफ -2 लेते हैं, -2, तो -2 0 से लेस है, तो भी आंसर आपको लिखना है -1, -2 का भी आंसर -1। अगर मैं f ऑफ -3 लेता हूं तो -3 होता है ये वाला केस, -3 0 से लेस होता है, अगर 0 से लेस है तो आंसर आपको -1 ही कंसीडर करना है, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर का आंसर -1 है। बात करते हैं पॉजिटिव की, कि f ऑफ 1 रखा मैंने 1, तो 1 0 से छोटा नहीं होता, 1 0 के इक्वल भी नहीं होता, लेकिन 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसका आंसर आएगा 1। जैसे ही 2 रखेंगे हम, 2 भी 0 से बड़ा होता है, तो आंसर आएगा 1। 3 रखोगे तो भी 1, क्योंकि 3 भी 0 से बड़े, मतलब कि वो हस्बैंड 3 ही आंसर देता है, सॉरी अब से नहीं होगा और मेरी गलती हो गई, है ना। तो ऐसे फंक्शन भी 3 ही आउटपुट देंगे, आप पॉजिटिव इनपुट कोई भी नंबर डालोगे तो। अगर मैं उसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन, तो डोमेन तो दिख ही रहा है कि पूरे रियल नंबर में से कोई भी नंबर लेते हो आउटपुट आने वाला है, तो डोमेन तो आर है। को डोमेन पूछने जैसी बात ही नहीं है, लेकिन मेरा वजूद मुझे नहीं भूलना है, मुझे सिखाना है, लिखना पड़ेगा सब कुछ, वो भी आर है। चलो रेंज बता दो कमेंट करके, मुझे रेंज में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप रेंज मुझे पहले से ही बता दो। रेंज की डेफिनेशन, पिछले वाले सेट में जिस जिस नंबर पे एरोज आते हैं उसे बोलते हैं रेंज। देख लो ना कौन से नंबर पे आने वाला है। अरे आप कुछ भी कर लो, क्या तो -1 आंसर है, या 0 है, या तो 1 है, चेक करो। तो सिर्फ इतने ही आएंगे 3 एलिमेंट रेंज में, है ना। चलो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ से मजा आएगा है। क्या होगा ग्राफ, ए है f ऑफ x यानी कि y एक्सिस, ए है x एक्सिस, इधर है 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3,
पॉइंट्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको लिखते हैं 0 कोमा आंसर भी मिला था 0, मैंने -1 इनपुट डाला -1 आंसर आया, -2 इनपुट डाला -1 आंसर आया, -3 इनपुट डाला -1 आंसर आया, मैंने 1 इनपुट डाला 1 आया, 2 इनपुट डाला तो भी 1 आया, 3 इनपुट के लिए 1 आया। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि f ऑफ -0.5 इनपुट डालते तो -0.5 ये वाला पॉइंट, तो आंसर क्या होता? -0.5 है वो 0 से लेस है तो उसका भी आंसर -1 ही होता, यानी कि -0.5 का आंसर भी क्या होता? 1। रिप्रेजेंट करते हैं -0.5 कोमा 1, -0.5 कोमा -1 सॉरी, तो -0.5 कोमा -1 ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, यानी कि -2 कोमा आप -1 ही लेने वाले हो तो ये वाला पॉइंट, -3 कोमा भी -1 है यानी कि ये पॉइंट, यानी कि ये सारे पॉइंट आएंगे, सारे पॉइंट, लेकिन आंसर उसका -1 ही रहेगा। चेक कर लो, -4 लेते तो आंसर तो -1 ही देता है ना, -4 कोमा -1, -3 कोमा -1, सारे नंबर यहाँ से लेके, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। मैंने क्या बताया, मैंने लिया f ऑफ -0.01, लेकिन है तो नेगेटिव नंबर, 0 से लेस है, आंसर तो उसका भी -1 होता है, यानी कि छोटे से छोटे नंबर का आंसर भी क्या होता है? -1। लेकिन मैंने -1 पे राउंड करके रखा है, क्यों? मैं भी समझाता हूँ। क्योंकि जब हम 0 इनपुट करते हैं एक एक्स एक्सिस में से हम कोई भी नेगेटिव नंबर लेते थे तो आंसर ये आता था, सही है। लेकिन जैसे ही मैंने 0 इनपुट डाला तो आंसर मुझे 0 मिला, देखो 0 का 0, तो उसके लिए ये पॉइंट आएगा। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो, तो आंसर 1 होगा, यानी कि 0.1 कोमा भी 1 होगा, 1 कोमा 1, 2 कोमा 1, -1.5 कोमा 1, ये सारे नंबर मैंने ओपन राउंड रखा। क्यों? क्योंकि 0 के पास सिर्फ 0 है, 2 आंसर पॉसिबल है ही नहीं, 0 के 2 आंसर नहीं आ सकते, अगर 2 आंसर आए तो फंक्शन नहीं है, एक ही आंसर होना चाहिए, तो ऐसा ग्राफ आएगा। समझ में आया है आपको? कमेंट करके प्लीज बता दो। ओके, अब देखते हैं लास्ट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लास्ट फंक्शन देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? तो कि इसको अलग अलग 2 नाम भी बोला जाता है, कि सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं और बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। अगर ये तीनों में से कोई नाम दिख जाए तो आप बोल देना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है। डिफाइन ऑन सेट R, मतलब कि f फ्रॉम R टू R होगा, और वो फंक्शन f ऑफ x दिखेगा कैसा? तो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि बॉक्स x, 2 ब्रैकेट भी करना है, उसमें x लिखना है। आप सोचोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, समझाता हूँ। तो देखो, इधर सेट ऑफ रियल नंबर है, इधर भी सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके ऊपर फंक्शन f डिफाइन है ना। अब क्या? तो कि ये रियल नंबर में कितने सारे नंबर होंगे, एक 0 होगा, उसके ऊपर 0.1 नेगेटिव में, हाँ नेगेटिव में 0 पॉइंट, थोड़ा दूर लिखता हूँ, नेगेटिव में 0.5, नेगेटिव में 0.9, -1, इधर आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 2.9, ऐसे नंबर्स है। इतने सारे नंबर लेने का रीजन ये है क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाना है। तो ये बॉक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसमें 0 डाल दिया बॉक्स में तो इंटीजर का इंटीजर ही बाहर निकाल देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने उसमें 0.2 रख दिया, सपोज 0.2, तो बॉक्स में जब आप 0.2 लिखते हो ना तो उसका आंसर 0 निकल के बाहर आता है एक ऐसे। तो ये क्या करता है बताता हूं मैं, कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इधर है सपोज 0, ए है 1, ए है 2, -1, -2। आप 0 से लेके 1 तक के कोई भी नंबर सोच लो, 0.99, तो भी वो आंसर आपको 0 देगा। यानी कि 0.99 से लेस में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है?
तो उनसे लेस में 0, -1, -2 इतने सारे इंटीजर है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0, तो आउटपुट वो 0 देगा। अगर आप उसमें 0.3 इनपुट करते हो तो 0.3 के आगे कौन सा इंटीजर है 0.0, तो वो आंसर देगा 0। अगर आप 0.9 रखते हो बॉक्स में तो 0.9 के आगे कौन सा इंटीजर आता है सबसे पहले, तो कि 0, तो आंसर 0 ही देगा। अगर आपने 1 रखा तो 1 का आंसर 1, लेकिन आपने 1.5 रखा तो 1.5 के आगे कौन सा इंटीजर है, तो कि 1, तो आंसर वो 1 देगा। 1.9 1.9 के भी आगे कौन इंटीजर है 1, तो आंसर 1 देगा। समझो आप बात को, यानी कि 0 का आंसर वो 0 लेता है, 0.1 यानी कि उसके आंसर भी वो 0 देगा, 0.2 का आंसर भी 0 देगा, 0.3 का आंसर भी 0 देगा, लेकिन 2.9 का आंसर वो 2 देगा। 2.9 के पहले कौन सा इंटीजर आता है, तो कि 2, तो उसका आंसर वो 2 देगा। -0.1 का आंसर क्या होगा, कमेंट करो, कमेंट करो। -0.1 का आंसर क्या होगा, आप लोग देख रहे होंगे। 0.9 है तो आंसर 0 है, 0.3 है तो आंसर 0 है, तो कि -0.1 है तो आंसर 0 होगा। बिल्कुल गलत। क्यों, तो कि -0.9 -0.1 यानी कि ये पॉइंट, उसके आगे कौन सा नंबर है -1, तो आंसर -1 आता है। -1.5 -1.5 यानी कि ये वाला, उसके आगे कौन सा नंबर है -2, यानी कि ये नंबर होगा। समझ में आया आप सभी को, जो भी नंबर है पॉइंट वाला उसके आगे कौन सा इंटीजर है वो आंसर आएगा, उसको ही बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, हम ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है। उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। हाँ बच्चों, मैंने बोलना भूल गया, क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। इधर है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, है ना। अब देख लो, चलो क्या होता है, देखो पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, क्योंकि मैंने 0 लिया था तो आंसर 0 आया था। ओके, तो 0,0 आएगा ये वाला पॉइंट। अब क्या, क्योंकि 0.2 लिया ना तो आंसर मुझे 0 ही मिला, 0.2 यानी कि ये लिया तो आंसर मुझे 0 ही मिला, ये वाला पॉइंट है ना। 0.3 लिया तो भी आंसर 0 ही मिला, तो 0.3,0 यानी कि एक्स एक्सिस ही होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस पे ही होता है। 0.9 लिया, 0.9 तो भी आंसर मुझे 0 ही मिला, यानी कि 1 के एकदम क्लोज तक गया तो 0 मिला, सारे नंबर आएंगे। और इधर में ओपन सर्कल कर रहा, क्यों, क्योंकि 1 के लिए आंसर 0 नहीं होता है। जैसे ही 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग, बिल्कुल। जैसे ही मैं 1 रखता हूँ आंसर क्या आता है 1, यानी कि 1,1। अब मैंने जैसे ही 1.5 रखा तो भी आंसर आएगा 1, 1.5 रखा तो भी आंसर आया 1, 1.9 रखता हूं ना तो भी 1 ही आंसर आता है। लेकिन जैसे ही 2 रखूंगा, जैसे ही 2 रखूंगा वो जंप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंप। 2 का आंसर 1 नहीं रहेगा, 2 का आंसर आ जाएगा 2, ऊपर वाला ये। और मैं 2.9 लेता हूं तब तक आंसर 2 ही रहता है, लेकिन 3 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, 3 में जंप मार के 3 और 4 तक चलेगा। यानी कि देख रहे हो स्टेप बन रहे हैं। जैसे ही -0.1 लिया था, -0.1 आंसर हो गया था -1, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा। मतलब कि -0.9 भी लेता हूं तो -0.9 के आगे -1 है तो आंसर -1 ही आएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ही -1 लिया तो -1 आया, और -1.2 लेता हूं तो आंसर हो जाता है -2, यानी कि ये पोर्शन तो -2 तक चलेगा पूरा। तो आप देख लो स्टेप बन रहे हैं। तो
तो उसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, है ना। अब हम बात करते हैं उसके डोमेन, रेंज, कोडोमेन की। क्या बात करते हैं? डोमेन, रेंज, कोडोमेन। इधर -0.5 का आंसर क्या है? -1। -0.1 का आंसर भी -1, -0.9 का भी -1, -1 का भी -1, -1.5 का क्या है? -2। तो आप लोग सोचो आंसर कौन से आ रहे हैं? सिर्फ इंटीजर। कभी इधर पॉइंट वाले नंबर आएंगे नहीं, बॉक्स में रखते हो तो इंटीजर ही निकलता है ना। यस। तो अगर मैं रेंज की बात करूं बच्चों, रेंज, तो रेंज सारे इंटीजर जेड आ रहे हैं, है ना, उसमें पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, यानी कि इंटीजर आएगा जेड। डोमेन क्या होगा? तो डोमेन तो सर आप क्या पूछ रहे हो, इधर जो लिखा है वो आर। कोडोमेन तो सर ये तो पूछो ही मत, हर बार सेम आंसर देते जा रहे हो, पीछे जो सेट है वो खुद लिखना है। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आया हो ना? तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना और लाइक करो वीडियो को। अब क्या, तो कि अब ये तो इतना सिंपल है बच्चों, दो फंक्शन है ना, उसका आप एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं, कैसे करना है। अगर ये f प्लस जी दो फंक्शन इधर मुझे डिफाइन करके दिया हुआ है, f ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स, उसका एडिशन करना है x के साथ और नया फंक्शन बनेगा। तो क्या होगा? x अप्लाई होगा f के साथ एंड x अप्लाई होगा g के साथ। f ऑफ x क्या है? तो कि है x² और ये क्या है? 2x + 1। तो ये आंसर है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। अब इधर सब्ट्रैक्शन है, x अप्लाई होता है तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x क्या होगा? x² माइनस g ऑफ x, माइनस साइन दोनों टर्म को लगेगी, तो ये भी आंसर है। अब क्या? प्रोडक्ट, तो कि x f को भी लगेगा और g को भी लगेगा। ये है x² और इधर क्या है? 2x + 1। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x³ + x², ये आंसर आया समझ में बच्चों? यस। अब डिवीजन आया, देखो डिवीजन में भी x ऊपर f के साथ और नीचे g के साथ, तो ऊपर क्या आएगा? x² / 2x + 1। लेकिन यहाँ पे याद रखो x आप क्या नहीं ले सकते, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है ना वो x नहीं ले सकते, यानी कि 2x + 1 0 कहाँ पे होता है? चेक करो, तो -1 उस तरफ गया तो -1/2, यानी कि आप x की वैल्यू -1/2 के अलावा कुछ भी ले सकते हो इस फंक्शन में, वरना फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। जब डिवीजन करते हो ना तब डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होता है वो पॉइंट निकालो और लिख दो x इज नॉट इक्वल टू दिस, वो टेकन करना नहीं है। अब ए वाला करना, कमेंट में मुझे आप रिप्लाई बताओ करके कि आपसे हो रहा है या नहीं। हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इधर क्या होगा? f ऑफ x इंटू g ऑफ x, यानी कि √x इंटू x। x की पावर 1/2 है और x की पावर 1, बेस सेम पावर का एडिशन 3/2 होता है कि नहीं होता है? करो चेक करो, सब्ट्रैक्शन है। अरे बच्चों मैंने गलत कर दिया, मैंने इधर प्रोडक्ट कर दिया, एडिशन था, लेकिन अब मैं प्रोडक्ट पहले कर देता हूँ, एडिशन नीचे कर लेता हूँ, है ना। ओके, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो f ऑफ x यानी कि √x माइनस x, एडिशन में क्या होगा? √x प्लस x, और डिवीजन में क्या होगा? तो कि √x ऊपर आएगा, x नीचे आएगा, तो कि रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, है ना। तो नीचे भी मैं x √x लिख सकता हूँ, तो 1/√x लिखना है कि x आपको 0 लेना नहीं है, क्योंकि √x 0 कब होता है? जब x 0 हो तब। तो आपको जब डिवीजन करते हो ना तब लिखना है, जहाँ पे 0 होता है वो टेकन करना नहीं है। तो फ्रेंड्स फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये पूरे वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन 1 वाला और इंट्रोडक्शन 2 सब कुछ क्लियर हो चुका है आपसे। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके सब्सक्राइब करके मुझे बताओ कि सर समझ में आया था, है ना। कमेंट आपकी बहुत मेरे लिए मायने करती है, तो आप प्लीज कर देना। पूरा चैप्टर देखना है और मेरे सारे चैप्टर्स देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम सोल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू फ्रेंड्स।